शायद मैं स्टार्ट हो गया ना सेशन। मैंने वीडियो ऑन कर दिया है ना, तो फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसमें सोल्यूशन देख सकते हो। तो मेनली आप ध्यान समझने लगाओ, कुछ क्रिटिकल स्टेप लिखते चलो। तो यहाँ मेरे को यू का फंक्शन गिवन है और टोटल एनर्जी मेरे से पूछिए और सर्कुलर मोशन है। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है ना, उससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में भी हम क्या करते हैं, Gm1m2/r² बराबर mv²/r, वहां से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² निकाल लेते हैं Gmm/2r। ऐसे क्वांटम में kZe²/r² बराबर mv²/r, वहां से भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं kZe²/2r। तो ये बड़ी स्टैंडर्ड सिचुएशन है जहाँ पे हमें सर्कुलर मोशन गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन या फोर्स गिवन है, वहां से एनर्जीज का डिस्कशन करना है। तो दिमाग में रखना है कि यार काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, काइनेटिक एनर्जी सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन से आएगी। तो अब मेरे को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो यू तो मालूम है, ए निकालना है। अब ए निकालने के लिए क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे जाना है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मेरे को एफ निकालना पड़ेगा। तो अब रोहित एफ दे रखा है मेरे को, यू दे रखा है -k/r²। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करके, जस्ट अ मिनट है ना, जस्ट अ मिनट। तो यहां से डिफरेंशिएट करके मैं डिफरेंशिएट करके f बराबर -du/dr है ना। तो 1/r² का डिफरेंशिएशन -2/r³ होगा, r⁻²। तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2/r³ हो जाएगा। फिर बाहर माइनस साइन u में ऑलरेडी है, तो +2/r³ हो जाएगी, और एक माइनस साइन यहाँ पर है तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली अपना आ जाएगा -k/r³। अब ये जो माइनस साइन आ रहा है, एक्चुअली ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा फोर्स है वो रेडियली इनवर्ट है, होना भी चाहिए रेडियली इनवर्ट, क्योंकि तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंटर की तरफ ही लगना चाहिए। इसमें माइनस साइन को तो ड्रॉप कर दो, और इसको अपन ने इक्वेट कर दिया, k/r³ बराबर mv²/r के, और यहां से मेरी काइनेटिक एनर्जी आ गई k/2r² अंडर द एक्शन ऑफ एन फोर्स। एक सेकंड, मेरे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई k/2r², और पोटेंशियल एनर्जी मेरी है -k/2r²। तो टोटल एनर्जी दोनों का एडिशन 0 आ रही है, आने दो जो भी आ रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रीवियस 2 इयर्स में लगातार जेईई मेंस ने क्वेश्चन पूछा है, और नीट में भी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अपन जब सर्कुलर मोशन गिवन है और साथ में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन या फोर्स गिवन है, तो यू का फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट करके अपन ने पहला एफ निकाला, उसको mv²/r के इक्वेट किया, काइनेटिक एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी गिवन है, टोटल एनर्जी आ गई हमारी। इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा पार्टिकल सर्कुलर रेडियस r में मूव कर रहा है, इसको 2r रेडियस में ट्रांसफर करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनिशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मालूम है जो r डिपेंडेंट है, dr पे मैकेनिकल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस लो, वहां से मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने f -du/dr निकाला, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट करके काइनेटिक एनर्जी ऊपर निकाली, और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके मैंने टोटल एनर्जी निकाल दी। आगे अपन चलें, नेक्स्ट अपन देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ मैंने 25th, ये जेईई मेन ऑनलाइन 15 में आया हुआ है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स अल्फा बराबर f बराबर अल्फा r² व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसमें कम है, क्योंकि इसमें फोर्स ही दे दिया डायरेक्टली। तो फोर्स को मैं mv²/r के इक्वेट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यहाँ मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यहाँ u का फंक्शन नहीं है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ध्यान करो, u एट r माइनस u एट r बराबर 0, जो कि 0 गिवन है, बराबर -f/dr इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r। डेल्टा u बराबर -w कंजर्वेटिव होता है, डेल्टा u बराबर -w कंजर्वेटिव होता है। u एट r माइनस u एट r बराबर 0 बराबर -f/dr इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r। ये हमारा यहाँ पर आ गया। अच्छा, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स हमारा रेडियली इनवर्ट डायरेक्टेड है। तो इसमें एक्चुअली जो अपन W बराबर F.dr करेंगे, F.ds करेंगे, तो यहाँ पे अंदर एक माइनस साइन और आएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिखते वक्त। ये एक्चुअली
अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स F इज ये माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव, तो माइनस ऑफ W कंजर्वेटिव, और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स ये अल्फा r स्क्वायर जो है ये सर्कल के सेंटर के अंदर की तरफ है, r कैप इनवर्ड्स है, तो इसलिए माइनस अल्फा r स्क्वायर dr आएगा। बाहर वाला जो माइनस साइन आ रहा है वो तो आ रहा है माइनस W कंजर्वेटिव की वजह से, और जो अंदर मैंने एफ डी आर लिखा है उसमें एफ इनवर्ट है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस साइन और आएगा। तो ये हमारा ऐड होके ये हो गया अल्फा आर क्यूब बाय 3, अल्फा आर क्यूब बाय 3, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और काइनेटिक एनर्जी हमारी आ रही है यहाँ से अल्फा आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ रही है एम अल्फा आर क्यूब बाय 2, ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है अल्फा आर क्यूब बाय 2, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 5/6 का ऑप्शन है, 5/6 हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, कंजर्वेटिव हम जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज लिखेंगे u एट r माइनस u एट r बराबर 0 बराबर माइनस w, अब w में f dr आएगा, और f क्योंकि इनवर्ट है, f इनवर्ट है इसलिए माइनस साइन आएगा साथ में, तो इसीलिए माइनस अल्फा आर स्क्वायर dr, ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ माइनस प्लस की गड़बड़ हुई ना तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो आपको ध्यान से समझना है w बराबर f डॉट ds इंटीग्रेशन, जब f रेडियल होता है तो f dr इंटीग्रेशन, अब जैसे फोर्स इनवर्ड है तो माइनस आएगा फिर, और फोर्स आउटवर्ड है तो प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने ये माइनस साइन लिया है। इस समय आप हैंड रेज कर सकते हो यदि किसी को हैंड रेज करना है तो, किसी को कुछ पूछना है तो। अनुपम ने सर हैंड रेज किया है। सक्सेना बोलो बेटा। यस सक्सेना बोलो, अनम्यूट कर देना। सक्सेना बोल, अच्छा अनम्यूट नहीं हुए क्या आप? एक सेकेंड, हाँ बोलो सक्सेना। सर ये स्टेप पूछना है कि यहाँ पे है ना वो माइनस क्यों किया है अपन ने? मैं वापस से बताता हूँ, ये जो फोर्स लग देखो जो रेडियल फोर्स होता है ना उसका वर्क होता है एफ डी आर, अब यदि ये एफ आउटवर्ड है तब तो इसको प्लस ही रहने देंगे, और ये एफ इनवर्ड है तो इसके साथ माइनस साइन होगा, क्योंकि आर वेक्टर के ऑपोजिट होगा ना ये, इसलिए माइनस साइन आएगा इसमें, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ओके सर। चले लूं, और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने एक और एप्लीकेशन बताई कि किस तरह से अपन कर रहे हैं। फिर देखो तो मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, और मैं आपको समझा रहा था कि मैकेनिकल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है इसीलिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो देखो ये एक स्टेप अच्छी तरह से समझना। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं W नेट बराबर डेल्टा के, ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, W नेट बराबर डेल्टा के, ये सबको आनी चाहिए। इसको ब्रेक करते हैं W इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के। फिर जो W इंटरनल कंजर्वेटिव होता है उसको हम लोग माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख देते हैं, ये स्टेप हो जाता है, ये वाला हो जाता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, और ये हमारा एज इट इज, ये एज इट इज बराबर डेल्टा के। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन आती है W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन है। और इसी में स्पेशल केस में जहां पे कि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है वो जीरो है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो है, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, उस स्पेशल केस में मेरा ये रिड्यूस होके आ जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बराबर 0। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स में ब्रेक किया तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन, और उसमें यदि हम W इंटरनल कंजर्वेटिव को माइनस, उसी में हम लोग यदि W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव 0 बोलते हैं कि अंदर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, साथ में हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी 0 बोल रहे हैं, सिस्टम की बाउंड्री के थ्रू एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, विद इन द बाउंड्री कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे सक्सेना जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी।
तो ये हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए कि कहां से आया है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की सेकंड इक्वेशन इज जतिन उपाध्याय क्यों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ हमारी मैकेनिकल एनर्जी चेंज का इक्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी चेंज का एक स्पेशल केस है जिसमें कि हम बोल रहे हैं प्रियंका कि W एक्सटर्नल 0 है, W इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव 0 है। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर हो गई। अब यहाँ से दो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, एक कैटेगरी में जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और दूसरी कैटेगरी जिसमें मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है। मैंने दोनों के एग्जांपल्स पार्ट लिए हुए हैं। जैसे मैं 26 एग्जांपल को देखूं 26 आपके सामने है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है बट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। बोल रहा है अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ पे ऑथर ने ये रिलीज बोल दिया, पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम ओरिजिन। रिलीज का मतलब है स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0। आप ढूंढते रहोगे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, बट काइनेटिक एनर्जी तो ऑथर ने नवेद दे दी, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, साथ में पोजीशन भी दे दी ओरिजिन, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी हमें क्योंकि यू का फंक्शन गिवन है। इट मूव्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ यू बराबर दिस, काइनेटिक एनर्जी एट x बराबर 2। मैंने बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन लिया है जिसमें कि मेरे को एक पोजीशन पे अवनी u के गिवन है और किसी और पोजीशन पे k पूछा है और u का फंक्शन मेरा ये रहा, u का फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल सा मैं क्या करूंगा, u एट x बराबर 0, जस्ट अ मिनट, u एट x बराबर 0 प्लस k एट x बराबर 0 बराबर u एट x बराबर 2 प्लस k एट x बराबर 2। अब u एट x बराबर 0 हम 0 रख के देख लेंगे तो 0 आ रहा है u के फंक्शन में। k एट x बराबर 0, पार्टिकल रेस्ट से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, k एट x बराबर 0, u एट x बराबर 2 आप कैलकुलेट कर लोगे यहां से और फिर k एट x बराबर 2 शिवम आ जाएगा वहां से k एट x बराबर 2। इस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल क्वेश्चन देखा जिसमें कि हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की एप्लीकेशन देखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये AIEEE जेईई मेन को पहले AIEEE बोलते थे, अब आया हुआ है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय दिस। u का फंक्शन अमनदीप अपने को गिवन है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी गिवन है 2 जूल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल गिवन है। मैक्सिमम स्पीड मेरे से पूछा है क्वेश्चन में, मेरे से पूछा है मैक्सिमम स्पीड, तो थोड़ी मैथमेटिक्स भी यूज में आ गई। मैं मैक्सिमा निकाल, तो हम इस क्वेश्चन में मोस्टली से गलती क्या हो जाएगी, मोस्टली के दिमाग में रहता है कि u की मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। u की मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा। अभिनव कि u का फंक्शन क्या दे रखा है, उसके हिसाब से प्रधान u की मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो इस फंक्शन में मेरे को काइनेटिक स्पीड, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी मेरे को मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को फंक्शन को देखना पड़ेगा। आपको मालूम है जब भी मेरे को कोई फंक्शन गिवन है उसका मिनिमा मैक्सिमा निकालना है, तो श्रेया डिफरेंशिएट करना है, 0 के बराबर करना है, वहां से वो पोजीशन मिलेगी जहां पे मिनिमा या मैक्सिमा है। यूजुअली तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जिसमें कि डिफरेंशिएट करने पे हमें एक ही वैल्यू मिलती है और यदि हमें मिनिमा चाहिए होता है तो उस पर ऑटोमेटिकली मिनिमा आ रहा होता है, मैक्सिमा चाहिए होता है तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमा आ रहा होता है। बट पॉसिबल है कि एक से ज्यादा हमें सोल्यूशंस मिल जाएंगे जब हम डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर रहे हैं। तो फिर अपने को ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स वालों को तो याद नहीं, बायो वालों को रिकॉल करा रहा हूँ कि डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है तो वहां पे मैक्सिमा है, और डबल डेरिवेटिव यदि वहां पे पॉजिटिव है तो वहां पे मिनिमा है। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंशिएट करना है du by dx which is x cube minus x बराबर 0। डिफरेंशिएट किया तो x cube minus x बराबर 0, तो ये आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो मेरे सोल्यूशन आ रहे हैं 0 प्लस माइनस 1, थोड़ी कंफ्यूजन आ गई, 3 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो अब मेरे को देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे मिनिमा है, किस पोजीशन मैक्सिमा है। तो फिर डबल डेरिवेटिव ले लिया मैंने, तो d2u by dx2 ये मेरा आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 1। x बराबर 0 पे तो नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैक्सिमा है, और x बराबर प्लस माइनस 1 पे पॉजिटिव आ रहा है यानी कि मिनिमा है। तो अपन एक्चुअली ये इवन फंक्शन है, चाहे x यहाँ पे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x स्क्वायर और x4 की टर्म्स है।
तो x की वैल्यू +-1 रख के u का मिनिमा मिलेगा अपने को। x की वैल्यू +-1 रख के u का मिनिमा मिलेगा। u मिनिमम आ रहा है अपना 1/4 - 1/2 दैट इज -1/4 और टोटल एनर्जी हमारी आ रही है कितनी 2 जूल। तो k + u बराबर 2, u की मिनिमम वैल्यू हमारी -1/4 है, तो k की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसको हाफ mv² के इक्वेट करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स भी यूज में आ रही है। हमें मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है, u का मिनिमा होता है x = 0 ले लेते हैं कि यार x = 0 पे u का मिनिमा होगा, जबकि वो एक्चुअली फंक्शन पे डिपेंड करेगा। वो मैथमेटिक्स पे आपको थोड़ा रिलाई करके चलना है। आप लोग वीडियो ऑन करो अपने सर, जिन लोगों के भी वीडियोस ऑफ हैं, तो अपने du/dx को प्रांजल 0 किया, वहां से वो सॉल्यूशंस निकाले जहां पे कि मिनिमा या मैक्सिमा होगा। यूजुअली फिजिक्स में एक ही सॉल्यूशन आता है, बट इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ गए, तो फिर आपने ये फिर से चेक किया कि कहाँ पे मिनिमा होगा, कहाँ पे मैक्सिमा होगा। किसी का हैंड रेज्ड है तो मेरे को बता दो। पार्थ, हाँ पार्थ बोलो। सर इसमें d2u/dx² वाला सर एक बार वापस बता दीजिए। हाँ, d2u/dx क्या है, जैसे जब किसी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना होता है, जैसे y है, तो y का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना है तो dy/dx को अक्षर अपन 0 कर देते हैं, y का मिनिमा या मैक्सिमा मिलेगा निशांत। और फिर उसके बाद में वहां पे वो जो सोल्यूशन आया उसमें मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा वो चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने पहले du/dx 0 किया तो मेरे को ये सोल्यूशन मिल गए। अब ये एक से ज्यादा सोल्यूशन है, अब हमें नहीं मालूम कि किस पोजीशन पे मिनिमा है, किस पोजीशन पे निशांत मैक्सिमा है, खंडेलवाल। तो अपन ने फिर डबल एक बार इसको और डिफरेंशिएट किया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन आ गया। और इसमें x = 0 रख रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, तो इंप्लाई कर रहा है कि वहां पे मैक्सिमा है। और x = +-1 रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इंप्लाई कर रहा है कि वहां पे वो मिनिमा है। तो इसीलिए अभी अपन ने x = 1 रखा, u की मिनिमम वैल्यू निकाल ली u के फंक्शन में रख के, और फिर अपन ने k की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, उसको हाफ mv² के इक्वेट किया। मुझे नेम कॉल करने में आसानी रहेगी, आप अपनी डिवाइस के नेम हटा के अपने ओरिजिनल नेम रखो, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि एसर किसी का आ रहा है लिखा हुआ, अपने डिवाइस का नाम चेंज करो, रुपेश। ओके, तो ये अपन मैंने एक और एप्लीकेशन बताई आपको, आगे चलते हैं अपन। किसका हैंड है? पार्थ का हो गया। हृदय जल्दी बोलो क्या कह रहे हो, 1 सेकेंड। हृदय अनम्यूट हुआ क्या? हाँ हृदय बोलो। तो यही चलता है ना कि किसी की अगर अपन को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और ना मिनिमम वैल्यू आ जाती है और मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन ये रहते हैं कि एक ही वैल्यू आती है डिफरेंशिएट करने पे, तो वही मिनिमा होता है, वही मैक्सिमा होता है, अपने को चेक नहीं करना पड़ता। बट अपने को प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि जब एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाए डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करने पे, तो फिर चेक कैसे करते हैं। तो ये आप नोट कर लेना कि भाई यदि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस वैल्यू पे, तो यानी कि वो मिनिमा है रंगा, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा है। ओके सर, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फिर हैंड लोअर कर देना अपना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हैंड लोअर कर दो अपना कि स्प्रिंग और ब्लॉक का क्वेश्चन, स्प्रिंग और ब्लॉक का क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्प्रिंग और ब्लॉक का क्वेश्चन है, हृदय हैंड रेस लो कर दो आप। A 300 gram block is dropped from a height of 60 centimeter above the top of a vertical spring whose stiffness constant is thus maximum compression in the spring. एक होता है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है जिसमें स्प्रिंग नीचे है, स्प्रिंग तो नीचे है और ब्लॉक को ऊपर से गिरा रहे हैं, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है स्प्रिंग से ब्लॉक को बांधा और छोड़ दिया अपन ने, तब मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है। ये दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। दोनों लिए मैंने, यहाँ पे अपन ने ब्लॉक को स्प्रिंग के ऊपर गिराया है, तो ब्लॉक h हाइट से गिर रहा है और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा अतुल तो x और अंदर जाएगा, है ना। इस प्रोसेस में ग्रेविटेशनल एनर्जी काम आ रही है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी काम आ रही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी काम आ रही है। एनर्जी का फ्लो देखें तो स्टार्टिंग में स्पीड 0 है, स्टार्टिंग में स्पीड 0 है,
अपने डिवाइसेस के नेम चेंज करके अपना खुद का नाम डालो, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में शिवम काइनेटिक एनर्जी 0 है, और अपनी लास्ट में जब मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तब भी अपने को मालूम है काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ब्लॉक स्मृति नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। ब्लॉक एच गिरा, फिर स्प्रिंग को टच किया और एक्स अंदर और गया, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो मेरा mg h प्लस एक्स हुआ। h तो निवेदिता वो गिरा हवा में, और फिर स्प्रिंग को कंप्रेस किया x, और जो टोटल नीचे गिरा वो mg h प्लस एक्स, इतनी ग्रेविटेशनल एनर्जी में लॉस हुआ। और ये सारा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से x के दो सॉल्यूशंस आएंगे, नीचे वाला कंप्रेशन होगा पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू वाला एक्सटेंशन होगा। क्वाड्रेटिक अपने को सॉल्व करनी रहेगी, फैक्टर्स हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं होते हैं तो अपन क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा के वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x के दो सॉल्यूशंस आएंगे, जो पॉजिटिव सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम कंप्रेशन वाला होगा, और जो नेगेटिव सॉल्यूशन है मतलब कि जहां से गिराया ऊपर की तरफ, वो मेरा मैक्सिमम एक्सटेंशन वाला सॉल्यूशन होगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कैलकुलेशन आप करोगे इसकी, mg h प्लस एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। इसी के बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, जैसे तो देखो यहाँ पे पहले 3-0 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3-0 वाले क्वेश्चन में ब्लॉक स्प्रिंग से लटक रहा है और अपन ने छोड़ दिया। ये चाहे ब्लॉक से सीधा लटक, स्प्रिंग से सीधा लटकता है, पुली के ऊपर से जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सिचुएशंस एक ही हैं। इसी को अपन ऐसे सीधा स्प्रिंग से लटका देते, इसी को अपन सीधा स्प्रिंग से लटका के छोड़ देते, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब ब्लॉक नीचे आएगा निशेमन, तो ग्रेविटेशन में डिक्रीमेंट होगा, पोटेंशियल और इलास्टिक में इंक्रीमेंट होगा, काइनेटिक अदिति स्टार्टिंग की भी 0 होगी और लास्ट की भी 0 होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे। तो बस यहाँ पे अपना हो जाएगा mgx बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया 2mg/k, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है 2mg/k, ठीक है। इसी में एक प्रॉब्लम और स्मार्टली दी हुई होती है कि अपन ने ब्लॉक के नीचे हाथ लगा रखा है और उसको एक्सेलरेट नहीं होने दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में तो क्या है, अपन ने ब्लॉक लटकाया छोड़ दिया, वो स्पीड अप होता हुआ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, फाइनली मोमेंटली स्टॉप कर रहा है। एक और प्रॉब्लम इसमें पैरेलल रहती है नवेद, अपन ने ब्लॉक लटकाया और उसके नीचे अपना हाथ रख दिया सपोर्ट के लिए, और धीरे 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 ब्लॉक नीचे आने दे रहे हैं अपने सपोर्ट के साथ में, ताकि किसी भी मोमेंट पे ब्लॉक स्पीड अप नहीं होने दे रहे अपन उसको। अपन ब्लॉक के नीचे सपोर्ट दे रहे हैं हमेशा, और धीरे धीरे ब्लॉक को नीचे आने दे रहे हैं। तो ऐसे में जब फाइनली mg/kx के बराबर हो जाएगा, जब फाइनली mg/kx के बराबर हो जाएगा, ये kx है, तो जब mg/kx के बराबर हो जाएगा उस समय वो स्टॉप कर जाएगा। अपन ने इसको स्पीड अप नहीं होने दिया। दो क्वेश्चन रहते हैं, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक है कि अपन ने स्प्रिंग से ब्लॉक को लटकाया छोड़ दिया, तो पहले स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी मैक्स होगी, फिर स्पीड कम होगी 0 होगी, मोमेंटली स्टॉप करेगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, और निवेदिता वो अपन ले लेंगे mgx बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर से। और दूसरा सिचुएशन है जहां पे अपन ने ब्लॉक के नीचे हाथ लगा रखा अपना, सपोर्ट दे रहे हैं शिवम उसको, अपन उसको स्पीड अप नहीं होने दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ब्लॉक नीचे आने दे रहे हैं, और जब आपको लगा कि ब्लॉक का वेट अपने हाथ में नहीं लग रहा है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स सफिशिएंट हो गया है वेट को बैलेंस करने के लिए, अपना हाथ हटा दिया, तो ब्लॉक को अपन ने स्पीड अप तो होने ही नहीं दिया और फोर्स बैलेंस हो गया, वहीं ब्लॉक रुक जाएगा। उस केस में अपना mg बराबर kx वो सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन की। इधर ऊपर देखो 29th प्रॉब्लम देखो, 29th प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं a particle originally at rest at the highest point of a smooth vertical circle is slightly displaced, it will leave the circle at a vertical distance h। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका सोल्यूशन अपने को याद रखना है। रिजल्ट मैं भी रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको भी याद भी हो रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक हमारे पास ऐसा स्फीयर है, फिक्स्ड स्फीयर है, और इस फिक्स्ड स्फीयर की टॉप सरफेस से अपन ने ब्लॉक को रिलीज किया है। ये फिक्स्ड स्फीयर है और इसकी टॉप सरफेस से अपन ने ब्लॉक को रिलीज किया, यहाँ स्पीड 0 है, तो ये ब्लॉक फिसलता हुआ नीचे आएगा और किसी थीटा पर आकर इसकी इतनी स्पीड हो जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन, इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। उस पॉइंट पे ये इस स्फीयर से कांटेक्ट लूज कर देगा और हवा में आ जाएगा,
फ्री फॉल कर जाएगा, यहाँ से फ्री फॉल कर जाएगा। किसी को रिजल्ट याद है क्या? हैंड रेस करना है। किसी को रिजल्ट याद है कि कितने थीटा पे ऐसा होता है? किसी को रिजल्ट याद है तो अनुपम को याद है। अनुपम बोलो क्या रिजल्ट है? सर r/3 हो जाएगा, r/3 नहीं, हाइट। पहले एंगल बताओ, एंगल क्या है? सर एंगल तो मतलब थीटा की टर्म्स में तो ये आता है कि है ना cos इनवर्स ऑफ r माइनस h/r। नहीं, cos थीटा कितना आता है इसमें? सर प्रधान 2/3 बोलो, आता है। प्रधान। सर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। वेरी गुड प्रधान, है ना? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि टॉप से अपन ब्लॉक को रिलीज करेंगे, रिलीज धक्का नहीं दिया है, रिलीज करेंगे तो cos थीटा बराबर 2/3। अच्छा, इसमें भी झोल हो सकता है, ऊपर से एंगल नहीं देके हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया बाय द वे, तो cos थीटा sin थीटा का ध्यान रखना है। वर्टिकल रेडियस से ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल, तो cos थीटा बराबर 2/3 पे आकर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा cos इनवर्स 2/3 पे। और हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो sin थीटा बराबर 2/3, वर्टिकल से एंगल लेंगे तो cos थीटा बराबर 2/3, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो sin थीटा बराबर 2/3। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अपने को याद रखना है। स्फीयर की सरफेस से यदि अपन ने रिलीज कर दिया है स्लाइटली पुश देके, तो cos इनवर्स 2/3 पर आके नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। ठीक है, ये अपन करेंगे कैसे? अपन करेंगे, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 0 है, mg cos थीटा बराबर mv²/r, mg cos थीटा बराबर mv²/r। और मैंने आपको बोल रखा है व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, यदि h हाइट ऊपर जाते हो तो v² बराबर u² माइनस 2gh, और h हाइट नीचे आते हो तो v² बराबर u² प्लस 2gh। जब अकेले ग्रेविटी की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो ऊपर जाने पे u² माइनस 2gh, नीचे आने पे u² प्लस 2gh। तो ये नीचे आ रहा है तो u² विच इज 0 प्लस 2gh, h हो जाएगा मेरा r1 माइनस cos थीटा, r1 माइनस cos थीटा, ये h हो जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालना है। अब मेरे से हाइट पूछिए कि कितनी हाइट पे नीचे आके, अब हाइट निकाल सकता हूँ मैं, ये हाइट पूछिए मेरे से, तो h इज r1 माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 2/3 है तो r/3 होगी, जो अनुपम ने रिजल्ट बताया था कि टॉप से r/3 नीचे पे कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। जिस समय कॉन्टैक्ट दोस्तों लूज किया है उस समय n तो 0 है, तो शाल्की अकेला फोर्स mg लग रहा है, अकेला फोर्स mg लग रहा है, तो इसीलिए इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि अब केवल mg लग रहा है इसलिए। और आगे का मोशन फ्री फॉल कहलाएगा, हवा में प्रोजेक्टाइल बन जाएगा आगे, है ना? और यदि अपन ने 0 स्पीड से नहीं छोड़ा है, कुछ धक्का देके छोड़ा है, cos इनवर्स 2/3 से पहले ही कॉन्टैक्ट लूज कर देगा, और ज्यादा स्पीड दोगे और पहले लूज कर देगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ये भी होती है कि टॉप पे कितनी स्पीड दें कि यहीं पे कॉन्टैक्ट लूज कर दे, इट डज नॉट स्लाइड ऑन द स्फीयर, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द मिनिमम स्पीड to be given at the top of the sphere so that it does not slide on the sphere, it breaks off the sphere। break off होने का मतलब कि सरफेस से कांटेक्ट लूज करना, वो सरफेस पे नहीं आ रहा है, तो बस यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दो। mg अकेला फोर्स है टुवर्ड सेंटर, नॉर्मल रिएक्शन 0 कर दिया, तो mg बराबर mv²/r, तो r की v की वैल्यू आ गई √rg। तो इतनी स्पीड दे देंगे तो टॉप पे ही नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, वहीं से हवा में आ जाएगा। सही है, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, टॉप पे √rg स्पीड देंगे तो वहीं से कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, और यदि 0 स्पीड देंगे तो cos इनवर्स 2/3 पे आके कॉन्टैक्ट लूज होगा। ये मैंने आपको बताया। आगे चल रहा हूं मैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से एक और प्रॉब्लम ली है, देखो मैंने 31st, देखो एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रस्सी से बंधी हुई है, हॉरिजॉन्टल से रिलीज किया है, बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स स्विंग इज। तो अपन सर्कुलर मोशन का ध्यान करें, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपना एक्सेलरेशन है v²/r, लोएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन पूछा है, तो लोएस्ट पॉइंट पे जब ये आएगा, यहाँ पे जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तो ये तो वर्टिकल आ गया, इस समय केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल होगा ही नहीं, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। mg प्रिया नीचे लग रहा है, नॉट टेंशन ऊपर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में अक्षत कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस समय केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यानी कि v²/r होगा। तो मेरे को वो एक्सेलरेशन पूछा है, तो पहले v² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो नवेद, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन v²/l और v की वैल्यू u² प्लस 2gh,
v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये मेरा अपॉन l, तो एक्सेलरेशन आ गया 2g। ओनली नवेद, नवेद ये एक्सेलरेशन डाउन होगा या अप होगा? नवेद अनम्यूट डाउन कर होएगा दो। सर, हाँ, डाउन। डाउन नहीं बेटा, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। सही कैलकुलेशन करने पे भी -1 मिलेगा अपने को। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो यानी कि किधर की तरफ होगा? अप होगा। सर्किल का एक सेंटर तो इधर है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इधर होगा, तो ये एक्सेलरेशन आएगा 2g अप। बोलो ओके क्या? यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अपन ने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज में लेके और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को यूज में लेके कनिष्क बंसल अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व करी, है ना। अब आगे अपन प्रोसीड करते हैं। ये देखो जो मैं प्रॉब्लम कह रहा था, 32nd प्रॉब्लम देखना, बड़ी स्मार्टली डिजाइन प्रॉब्लम है, वो रीड करना, हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व भी कर लियो। देखो ध्यान से पढ़ना, समझना। बॉडी इज अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्पाइरल स्प्रिंग एंड इज ग्रेजुअली लोअर्ड, बहुत धीरे धीरे उसको नीचे आने दे रहे हो, ग्रेजुअली लोअर्ड टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एनर्जी की क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो वही जो हम हाथ लगा के बता रहा था, हाथ लगा के धीरे धीरे नीचे आने दे रहे हो, और स्प्रिंग इस केस में x से स्ट्रेच हो रही है, तो इक्वेशन होगी mg बराबर kx। ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, फोर्स बैलेंस की प्रॉब्लम है। अब सेकंड में कह रहा है ये कि इफ द सेम बॉडी अटैच्ड टू द सेम स्प्रिंग इज अलाउड टू फॉल सडनली। डिफरेंस समझना, पहले में ग्रेजुअली आने दे रहे थे, यानी कि अपन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, अपन बैलेंस करके चल रहे थे, और जैसे इक्विलिब्रियम में आई हाथ, अपन ने अपना हाथ हटा दिया, तो वहीं वो स्टॉप कर दी, mg बराबर kx। दूसरे में दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, निवेदिता ब्लॉक को लटका के छोड़ दिया एकदम, तो पहले स्पीड अप होगा और फिर स्पीड डाउन होकर 0 पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। अब वो अपन ने देखा था अभी अभी mgx बराबर हाफ kx स्क्वायर, तो ये मेरा 2 mg/k आएगा, पहले वाले का डबल आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 33rd प्रॉब्लम देखो ऐसे ही। 33rd प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, every time it hits the ground it loses 50% of its kinetic energy। इस समय ग्राउंड पे हिट कर रही है, उस समय टोटल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में ही है, पोटेंशियल तो 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में है और 50% लूज हो रही है। h हाइट से अपन ने गिराया है, तो मैकेनिकल एनर्जी मेरी mgh के बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर है, और जब टकरा रहा है तब भी मैकेनिकल एनर्जी mgh है, जो कि काइनेटिक के फॉर्म में है। 50% लूज हो रही है, यानी कि बच कितनी रही है? mgh/2। तो अब कितनी हाइट तक जाएगा? h/2 तक ही जाएगा। तो 50% काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसलिए h/2 हाइट तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर 50% कम हो रही है। तो बोल रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रही है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? तो देखो पहली बार h नीचे गिरा है, अब मैकेनिकल एनर्जी आधी हो गई है, तो अब h/2 तक ऊपर जाएगा और h/2 नीचे आएगा, तो अब जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ट्वाइस ऑफ h/2। h/2 नीचे जाना, h/2 ऊपर जाना, फिर h/2 नीचे आना, फिर मैकेनिकल एनर्जी आधी हो गई, तो h/4 ऊपर जाएगा और वापस h/4 नीचे आएगा, तो ट्वाइस ऑफ h/4, और ऐसे चलता रहेगा ट्वाइस ऑफ h/8 एंड सो ऑन। मेरे को टोटल डिस्टेंस बताना है, तो ये हो गया मेरा h प्लस h 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, ये अंदर जीपी बन रही है, शुरू से नहीं बन रही, पहली वाली टर्म छोड़नी पड़ेगी अपने को, है ना। जीपी का फॉर्मूला अपने को याद है, इनफाइनाइट जीपी का रिड्यूसिंग का, a/1 - r। नवेद ध्यान है क्या? a/1 - r इनफाइनाइट जीपी, भूल गए हो? ओके, तो इनफाइनाइट जीपी का a/1 - r, शाल की ध्यान है क्या? a/1 - r हम सब कर दिया करो, आपको ऐसे याद है? आकांक्षा सैनी याद है, नहीं है? ओके, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा h 1/1 - हाफ, तो ये 2h हो गया प्लस h,
एक सेकेंड, कहाँ गलती की मैंने? पहली बार h, फिर h/2 ऊपर जाना, h/2 नीचे आना, तो h प्लस h/2 प्लस h/8, ये ठीक है। तो ये h कॉमन ले लिया, 1 प्लस हाफ, ठीक है, 1/1 माइनस हाफ, 1/2 ऊपर गया, 2h प्लस h, 3h। हमारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा? An object is dropped from a height h from the on the ground. Every time it hits the ground, it loses 50%. h ठीक है, फिर h/2 ऊपर गया, h/2 नीचे आया। गणेश बोलो क्या कह रहे हो? सर गणेश, बोनस क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन में आंसर में गलती है। थैंक यू गणेश। तो ये 3h होगा इसका आंसर, है ना? इसमें तो आप देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है, 10 से 12 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। चलो इस पर्टिकुलर सेशन में 1-1.25 लाख लोग अपीयर हुए होंगे, और एग्जामिनर ने आंसर में मिस्टेक करी है, और हम वहां पे पैनिक नहीं हो। बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी है, नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, किसी क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं करे। बिल्कुल भी पैनिक स्टेट नहीं आनी देनी है। एक बार पेशेंटली चेक कर लो, लग रहा है कि यार अपन ने सही किया और ऑप्शन है ही नहीं, छोड़ दो उसको। जब भी बोनस मार्किंग होती है तो सबको मार्क्स मिलते हैं, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो। पैनिक स्टेट नहीं आनी चाहिए। तो दिस इज अ गुड एग्जांपल कि ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस गलत आते हैं, आंसर मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा अपन उसको छोड़े। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन थे। अब मैकेनिकल एनर्जी चेंज, जहां क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ रहा है, एक्सटर्नल वर्क आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस मैकेनिकल एनर्जी चेंज पे बेस्ड है। जैसे मैं आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चन में देखो, एक बार रीड कर लो क्वेश्चन को आगे का। सर खुशी ने हैंड रेज किया है। हाँ खुशी बोलो जब तक बाकी लोग रीड कर रहे हैं। सर एक्सप्लेन कर दीजिए वापस 33 क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन खुशी एक बार मैम आपको वापस एक्सप्लेन कर देंगी बाद में, मैं भी आगे बढ़ता हूँ कैलकुलेशन के लिए, है ना? ओके, तो अब यहाँ पे देखें, पहले फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, पहले फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, और उसके बाद में ट्रैक पे कोएफिशिएंट न्यू है, और फिर बोला है द बॉल कम्स टू स्टॉप एट सी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एल, और फिर रिलेशन निकालना है। थोड़े पार्ट में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है और थोड़े में नहीं है। हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को रिलेट करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के अभी जैसे अपने मालूम पड़ गया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो W फ्रिक्शन बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा K। डेल्टा U का सीधा सा फंडा है, यदि हम नीचे आ रहे हैं तो डेल्टा U माइनस mgh, और यदि ऊपर जा रहे हैं तो डेल्टा U इज प्लस mgh। तो यहाँ नीचे W फ्रिक्शन माइनस म्यू mgl, ये W फ्रिक्शन हो गया। डेल्टा U नीचे आ रहे हैं माइनस mgh। डेल्टा K स्टार्टिंग में जीरो नहीं है, अपन ने स्टार्टिंग में v0 स्पीड से नीचे लिया है और फाइनली जीरो है, तो डेल्टा K हो गया मेरा 0 माइनस हाफ mv0 स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। और इनिशियल स्पीड 0 होती तो लास्ट वाली टर्म हट जाती, बस mgh और म्यू mgl आ जाता, है ना? तो इस तरह से अपन ने स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन लगाई है, W फ्रिक्शन बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा K। आगे अपन देखें, ऐसे ही देखो, नीट 15 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, टू स्प्रिंग्स constants Kp and Kq such that Kp greater than Kq, they are stretched by the same amount. Second, by the same force. The work done by the spring Wp and Wq are related as. ठीक है, तो पहले वाले केस में अपन सेम अमाउंट से स्ट्रेच कर रहे हैं, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, सो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, सो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, और सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया है तो हाफ kx स्क्वायर। ये हो गया, है ना? तो जिसमें x सेम है तो प्रोपोर्शनल टू k हो गया ये, तो जिसका k बड़ा है उसका वर्क भी ज्यादा आ रहा है। k बड़ा है मेरा p का, तो इस वाले केस में Wp ग्रेटर देन Wq। सेकेंड वाले केस में मेरे से बोल रहे हैं कि बाय द सेम फोर्स, स्ट्रेच किया है सेम फोर्स से,
यानी कि F बराबर kx, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है। तो अब जब मैं W की एक्सप्रेशन लिखूंगा तो W बराबर हाफ kx स्क्वायर और ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने F में कन्वर्ट कर लिया, ये प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है 1/k के। सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो F बराबर kx, तो मैंने उसको kx मेरा दोनों में निवेदिता सेम है तो इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया तो प्रोपोर्शनल टू 1/k। तो सेकंड केस में WP लेस देन WQ, WP लेस देन WQ। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह, अच्छा इसी में ऐसा क्वेश्चन भी होता है, अभी आगे आएगा भी, कि 0 से x स्ट्रेच करने में W वर्क हो रहा है, x से 2x स्ट्रेच करने में कितना वर्क होगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैकेनिकल चेंज में आएंगे। W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, पहले 0 से x तो W बराबर हाफ के x स्क्वायर माइनस 0, फिर x से 2x तो W डैश बराबर हाफ के 2x का स्क्वायर माइनस हाफ के x का स्क्वायर, और वहां से रिलेट कर लेंगे अपन दोनों का रेशियो लेके। इस तरह से 0 से x, x से 2x, 2x से 3x अपन वर्क को पार्ट विजय रिलेट कर सकते हैं अपन, है ना। आगे चल रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले AIEEE बोलते थे तो AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। पार्थ बोलो क्या कह रहे हो, एक सेकेंड, पार्थ राजपुरोहित बोलो। सर उस क्वेश्चन में आंसर 5h/3 आ रहा है। यार कहाँ आ रहा है, h अपन ने स्टार्टिंग में लिया वो कॉमन आ गया कनिष्ठ, फिर उसके बाद में जो h आया आगे जो सीरीज बन रही है वो 2h आ रही है। बंसल आ रहा है क्या? अगर उसमें मैं अगर सेकंड हाइट जब फर्स्ट कोलिजन हुआ उसके बाद अगर मैं हाइट निकालने की कोशिश करूं तो सर काइनेटिक एनर्जी में हाफ कर दूंगा। हाँ तो हाइट भी हाफ हो जाएगी ना, पहले h से गिरा था अब h/2 तक आएगा ऊपर। हाँ ठीक है, अपन यहाँ चौधरी अपन डाउट्स बाद में लेंगे, निशांत डाउट बाद में लेंगे। ये 2004 जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट एक छोटी सी इक्वेशन में बेस्ड है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है अ मास m is suspended by a weightless string horizontal force that is required to displace it until the spring makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction. ब्लॉक स्प्रिंग से रस्सी से लटक रहा है, ब्लॉक स्प्रिंग से लटक रहा है, बोल रहे हैं कितना फोर्स अप्लाई करें टू डिस्प्लेस इट until the string makes 45 degree. मोस्टली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करेंगे, फोर्स बैलेंस कर देंगे, मोस्टली फोर्स बैलेंस कर देंगे इसमें। जबकि ये क्या रहा है, अपन धक्का दे रहे हैं और 45 डिग्री तक ही जाना चाहिए। शुरू से फोर्स लगा रहे हैं और 45 डिग्री तक जाना चाहिए, मतलब कि यहां आके मोमेंटली स्टॉप कर जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम नहीं है, ये एनर्जी की प्रॉब्लम है। आशी, इसमें अपन फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं और इतना लगा रहे हैं कि अंटिल 45 डिग्री एंगल ये डिफ्लेक्ट हो जाए, मैक्सिमम 45 डिग्री तक जाए। तो इसमें मोस्टली से गलती हो जाएगी कि आप फोर्स बैलेंस कर दोगे, जबकि ये अपन बस फोर्स लगा रहे हैं, शुरू में स्पीड अप करेगा एक सर्टेन एंगल तक, फिर स्पीड डाउन करेगा और स्टॉप होगा, अपने को वहां तक लेके जाना है। तो इसमें भी वही आएगा, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के। अब जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो कांस्टेंट फोर्स वर्क के 3 फॉर्मूला होते हैं, Fs cos थीटा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो जल्दी दिख जाए वही ले लेंगे यहाँ पे। तो अपने को फोर्स मालूम है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल वाला ले लें अपन, और हॉरिजॉन्टल वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है L sin 45। तो जो W एक्सटर्नल हुआ वो हुआ FL sin 45, W एक्सटर्नल हुआ FL sin 45, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल बराबर डेल्टा U mgh, h हो जाएगा L1 माइनस cos 45। रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पे गए, काइनेटिक एनर्जी चेंज विजय पार्ट 0 है, बस रीअरेंज किए,
एफ की वैल्यू आ गई। और मोस्टली लोग गलती क्या कर देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के वहां फोर्स बैलेंस कर देंगे लास्ट में, ई cos थीटा बराबर mg t sin थीटा बराबर f, और वहां से f निकाल लेंगे, जबकि ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं। इसमें तो आप कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हो जब तक ये मैक्स और जब तक ये 45 डिग्री नहीं आ जाए, ये एनर्जी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं आगे बढ़ूं इसमें 36 में। आशी बोलो बेटा। सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं निकाल सकते कि किस वेलोसिटी से हम उसे पुश करें कि वो 45 डिग्री का एंगल बना इसमें देगा। फोर्स बोला है, इसमें बोला है वो अलग क्वेश्चन होता है एनर्जी का, कि हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी स्पीड दें कि 45 डिग्री तक चला जाए। तो फिर हम एफ डॉट एस को हाफ एम वी स्क्वायर नहीं कर सकते, एफ डॉट एस और वहाँ पे एस हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही ले लें। नहीं, एफ डॉट एस तो बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के होगा ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। ओके सर, है ना। ओके। यदि आप एफ डॉट एस बराबर डेल्टा के कर रहे हो तो ग्रेविटी को मिस कर रहे हो, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहे हो तो फिर ग्रेविटी का वर्क लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा आपको। ओके सर, ठीक है, मैं आगे Yes. बढ़ता हूं। तो ये 36 क्वेश्चन अपन ने किया। इसके बाद 37th क्वेश्चन देखो। The PE of a certain spring when stretched from natural length to 0.3 is 10 joule. 0 से 30 सेंटीमीटर करने में एनर्जी 10 हो रही है विजय। तो फिर यहाँ पे ये मिस्टेक है, 0.1 का ही रहेगा। तो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर करने में वर्क दैट मस्ट बी डन, जब भी इस तरह की लैंग्वेज हो ना, वर्क दैट मस्ट बी डन मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी चेंज की इक्वेशन लिखनी है। तो बोल रहा है 0 से लीना x तक आने में 10 जूल आ रही है, तो फिर 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर आने में कितनी होगी। तो दो बार इक्वेशन लिखनी होगी अपने को ऐसे। पहले अपन लिख लेंगे W1 बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 से 10 सेंटीमीटर। रेशो में यूनिट कैंसिल हो जाएगी इसलिए मैं उसकी केयर नहीं कर रहा हूं। और फिर मैं लिख रहा हूं ये डेल्टा U1 हो गया, ये मेरे को दी हुई है 10 जूल, और फिर हाफ के 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर नेक्स्ट डेल्टा यू। रेशो ले लेंगे तो x1 से x2 करने में इतना वर्क, x2 से x3 करने में कितना वर्क, तो दो बार इक्वेशन लिखनी है, रेशो लिखना है, अपने आप सॉल्व करने पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है इस तरह का। 0 से x में वर्क w करना पड़ रहा है, x से 2x में वर्क कितना करना पड़ेगा। कनिष्क क्या कह रहे हो? सर अपन ने इक्वेशन गलत लिखी है सर। बेटा ये w एक्सटर्नल लिखा है मैंने, डेल्टा यू बराबर w एक्सटर्नल बराबर हाफ के। सर तो डिस्टेंस 0.3 मीटर है तो 30 सेंटीमीटर का 30 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर होगा। नहीं, टू स्ट्रेच इट टू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये हाँ, ये कनिष्क का ठीक कहना है, मैंने मिस किया है। एडिशनल लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो पहले अपन ने 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया था, नहीं पहले, अच्छा मैंने तो 30 सेंटीमीटर, मैंने डेटा गलत रीड किया, आई एम सॉरी, मैं क्लियर कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, पहले 30 सेंटीमीटर तक अपन ने स्ट्रेच किया है और फिर एडिशनल 15 सेंटीमीटर अपन और स्ट्रेच कर रहे हैं, तो 30 से 45 लेके जा रहे हैं अपन। तो पहले हाफ के 30 का स्क्वायर माइनस 0 ये हो गया 10, और फिर हाफ के 45 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है कि ये कितना एक्स्ट्रा आएगा, ये हमें निकालना है। रेशो लेके हम सॉल्व करेंगे। पहले 0 से 30 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। फिर ये चेन वाली प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम काफी रिपीट होती है। इसको देखो लीना, बाद में कहता हूँ लोअर हैंड लोअर करो लीना। तो 38th प्रॉब्लम देखो। 38th प्रॉब्लम में जस्ट 38th problem देखो, a uniform chain of 2 meter is kept on a table such that length 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is this. What is the work done in pulling the entire chain on the table? इसको अपन जनरल फॉर्म में करें तो टोटल कैपिटल एल लेंथ है और स्मॉल एल हैंग कर रही है, तो वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा ये हमसे पूछा है।
टोटल कैपिटल लेंथ है और स्मॉल एल लेंथ हैंग कर रही है, तो वर्क कितना रिक्वायर्ड होगा ये मेरे से पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में एक तो हमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाना होता है, ये आपको ध्यान है। जहां पे भी वर्क पूछा है, वर्क रिक्वायर्ड मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी चेंज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के, स्लोली स्लोली पुल कर रहे हैं डेल्टा के 0। अब मान लो ये स्मॉल एल लेंथ है, तो केवल इसी की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, है ना। तो इसका मास कितना है, इसका मास है कैपिटल M बाय L इंटू स्मॉल एल, ये तो इसका मास है। और सेंटर ऑफ मास हमें कितना रेज करना है, स्मॉल एल बाय 2 से रेज करना है। हमें जब भी लटक रहा हो कोई चीज तो सेंटर ऑफ मास की हाइट देखनी है, तो अपन इसको चाल के L बाय 2 से सेंटर ऑफ मास को ऊपर उठाना है। तो ये तो मास हो गया इंटू G इंटू स्मॉल एल बाय 2, ये वर्क रिक्वायर्ड हो गया। ऐसे ही प्रशंसा इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि मेरे पास सपोज 10 टेक्स्ट बुक्स हैं, टेबल के ऊपर रखी हुई है, उनको एक के ऊपर एक दबाना है, वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा। मान लो ऐसी मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास n बुक्स है, ईच ऑफ हाइट h, इनको एक के ऊपर एक अरेंज करना है, वर्क रिक्वायर्ड पूछा है कितना है। तो खींचने में वर्क कितना है, अरेंज करने में वर्क कितना है, सब मैकेनिकल एनर्जी चेंज वाले इक्वेशंस आएंगे। W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के, बस अरेंज ही करना है, तो डेल्टा के तो है नहीं, W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U। अब पहले सबका सेंटर ऑफ मास h/2 पर था, है ना, और n किताबें थी। अब एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया, तो हाइट कितनी हो गई, NH। एक किताब की हाइट h है और n किताबें हैं, तो हाइट हो गई NH। सेंटर ऑफ मास आएगा NH/2 पे, तो मास हो गया मेरा NM, ये मास हो गया n किताबों का, इंटू G, और सेंटर ऑफ मास की हाइट है NH/2। देखना सब रेडी हो गया, थम्स अप कर देना जो भी। NM मास हो गया G और हाइट है NH/2, और शुरू में सब किताबें H/2 पे थी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सब टेबल पे फैली हुई थी अलग अलग। तो एक किताब की एनर्जी थी mg H/2, और ऐसी n किताबें थी तो इतनी एनर्जी थी n टाइम्स mg H/2। एक किताब की एनर्जी लिखी mg H/2 और रंगा h n किताबें थी तो n mg H/2, बस दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, वर्क आ जाएगा हमारा। तो ये इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कि मेरे को स्प्रिंग को खींचना है, दबाना है, अपने को ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, मेरे से वर्क पूछा है, तो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी चेंज के टर्म्स में सोचना है। W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा के, अरेंज ही कर रहे हैं तो डेल्टा के 0 है, तो W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी चेंज पे बेस्ड। तो निशांत हैंड लोअर करो बेटा, बाद में देखेंगे। चौधरी, तो ये हो गया। तो मैकेनिकल चेंज, एनर्जी चेंज आने के बाद में आप पावर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है अपना पावर का। पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो P इज मोस्ट जनरल डेफिनेशन जो है ना वो ये है, पावर इज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, P इज dE/dt, ठीक है। और P एवरेज एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ये मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये न्यूक्लियर में चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये डेफिनेशंस बिल्कुल जनरलाइज है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो P इज dE/dt, और एवरेज पावर निकालनी है तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा T, ठीक है। अब मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो वर्क के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो मैकेनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी dW/dt, और फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे ये हो जाएगा F.V, और ये नेट फोर्स की पावर है। तो हमें मालूम है नेट, चौधरी टाइम पास मत करो, यदि नेट, चौधरी निशांत है ना, हाँ, तो नेट फोर्स की यदि ये पावर है तो नेट फोर्स के वर्क से भाई अपने मालूम है नेट फोर्स का वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W बराबर डेल्टा के, तो dW/dt हो जाएगा dK/dt। तो किसी क्वेश्चन में ये काम आ जाता है dK/dt, किसी क्वेश्चन में dK/dt काम आ जाता है, किसी क्वेश्चन में F.V काम आ जाता है, किसी क्वेश्चन में dW/dt काम आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कौन सी है।
यदि वर्क की टर्म से बात कर रहे हैं dw/dt, फोर्स और वेलोसिटी टर्म से बात कर रहे हैं F.v, और यदि काइनेटिक एनर्जी की टर्म से बात कर रहे हैं और नेट फोर्स की पावर पूछी है तो dk/dt। तो हर तरह से अपने को ध्यान होनी चाहिए, और एवरेज पावर करेंगे तो W/T या डेल्टा W/डेल्टा T हो जाएगा। सही है, तो ये मेरी अब पावर की यूनिट अपने को मालूम है वॉट है, किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है वो अपने को मालूम है ना। तो अब मैं इससे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक देख लिया, यदि फोर्स और वेलोसिटी में एंगल एक्यूट है तो पावर पॉजिटिव होगी, वर्क पॉजिटिव हो रहा है। फोर्स और वेलोसिटी में एंगल ऑब्ट्यूज है, पावर नेगेटिव है, वर्क नेगेटिव हो रहा है। और फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री है, जैसे ऑसिलेटिंग पेंडुलम में टेंशन और वेलोसिटी, जैसे हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक मूव कर रहा है तो नॉर्मल वर्टिकल और mg और वेलोसिटी में एंगल, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल, तो ऐसे में पावर जीरो हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने पावर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ाई आपको। अब अपने यहाँ पे देखें, जैसे इस क्वेश्चन को देखें, 39th क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे। तो मेरे को हमेशा पावर वाले क्वेश्चन में पहले ये रिकॉल करना है कि कौन सी फॉर्मेट में फॉर्मूला लगाना है। 39th क्वेश्चन रीड करो आराम से, 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, आईज थोड़ी ब्लिंक कर लो स्क्रीन से हटा के। वीडियो आप लोग ऑन करो, बहुत लोगों ने वीडियो ऑफ किए हुए हैं, वीडियो ऑन कर लो। चलो मैं आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं अपन। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग, पावर डिलीवर्ड। तो जैसे ही सेंट्रीपिटल आता है ना तो मेरे को फटाफट दिमाग में आता है यार यहाँ से स्पीड मिल जाएगी अपने को, या यहाँ से अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद में मैं पावर को dk/dt से रिलेट कर लूंगा। पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम मिलेंगे, dw/dt, dk/dt, F.v। तो मेरे दिमाग में इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हार्दिक आ रहा है यार सेंटीपिटल से अपन काइनेटिक निकाल लें और dk/dt कर लें। नवेद ओके क्या, है ना। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो v² by r बराबर n² r/t²। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई 12 mv², ये आ गई काइनेटिक एनर्जी m/2 n² r² t²। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई मेरी 12 mv²। ऊपर से v² निकाल लिया मैंने, और पावर dk/dt डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m n² r² t। ये मेरी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब यदि मैं वर्क की टर्म से सोचता तो दिमाग में आता ही नहीं dw/dt, कहां से w लाएं, या मैं F.v की टर्म से सोचता तो भी थोड़ी दिक्कत होती है। आ तो जाएगा, F.v से भी आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे, वहां से टेंजेंशियल फोर्स आएगा और उससे पावर आएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स पावर नहीं देगा, टेंजेंशियल फोर्स पावर। चौधरी हैंड लोअर करो, बाद में करेंगे। निशांत, तो सेंट्रीपिटल फोर्स से अपन पहले दूसरा तरीका ये था कि v निकालते, v से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालते, टेंजेंशियल फोर्स निकालते, और पावर टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आएगी, सेंट्रीपिटल की वजह से नहीं आएगी। और यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया कि यार dk/dt। तो पावर में बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है नवेद, dw/dt, F.v या dk/dt। इंस्टेंटेनियस बोला है तो, और एवरेज बोला है तो दुर्गेश अकॉर्डिंगली हो जाएगा अपना। कर दूं मैं इसको 39 को। 40 में अपन देखें, देखो अच्छा पावर के लिए मैं एक और चीज बता रहा हूँ। अब पावर गिवन है और एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है, पावर गिवन है और एनर्जी ट्रांसफर निकालनी है। तो यदि पावर कांस्टेंट है तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी मेरी डायरेक्टली p∆t, और यदि पावर वेरिंग है तो एनर्जी ट्रांसफर होगी मेरी p/dt इंटीग्रेशन। पावर कांस्टेंट है तो p∆t, और पावर वेरिंग है तो प्रांजल हो जाएगी मेरी p/dt इंटीग्रेशन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 40th क्वेश्चन देखो। फोर्स गिवन है I cap J cap में, what power will be developed by the force at time t। तो पहले तीनों एक्सप्रेशन याद कर लो, F.v, dw/dt, dk/dt। अब सोचने की कोशिश करो कौन सा फिट होगा। केवल फोर्स गिवन है,
और बोला है begins to move under the action of this, what power will be developed by the force at time t? begin to move करने वाला भी रेस्ट से स्टार्ट होके। तो हार्दिक क्या कह रहे हो, कौन सी एक्सप्रेशन काम आएगी यहाँ पे? मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसमें पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल ली। हाँ, और फिर एफ डॉट वी लगाया। डायरेक्ट, यस सर। सक्सेना यही आएगा ध्रुव, एफ डॉट वी से आएगा है ना। यहाँ dw by dt नहीं चलेगा क्योंकि w निकाल नहीं पाएंगे। ये क्वालकॉम BTD, बेटा अपना नाम चेंज करो, मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ बट आपका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। क्यूकॉम BTD, अपना नाम ओरिजिनल डालो स्क्रीन पे। तो फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा 1 kg है तो यही एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी v इज a dt इंटीग्रेशन। एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए डायरेक्टली v लिख दिया मैंने, ये तो डेल्टा v आता। v एट टाइम t माइनस v एट t बराबर 0 बराबर a dt इंटीग्रेशन। एक्चुअली ऐसे होता v एट टाइम t माइनस v एट t बराबर 0 इज a dt इंटीग्रेशन, बट क्योंकि ये t बराबर 0 पे बिगिन टू मूव लिखा हुआ है इसलिए ये हट गया, तो v एट टाइम t a dt हो गया। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो ये आ गया t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप, ये मेरा वेलोसिटी आ गया। मेरे को मालूम है नवेद a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज जतिन ax bx ay by, तो यहाँ पे पावर f डॉट v fx vx, तो 2t इंटू टी स्क्वायर 2t क्यूब प्लस fy vy 3t स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी क्यूब 3t5, ये मेरी पावर आ गई। तो यहाँ मेरा f डॉट v से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। पावर के काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट अपन देखें, देखो 41st भी मैंने पावर का क्वेश्चन लिया है। मशीन डिलीवर्स अ कांस्टेंट पावर k, machine delivers Avni a constant power k, particle starts from rest, then the force on the particle at time t, constant power given है और force time t पे पूछा है। थोड़ा दिमाग हिल जाता है एक्चुअली, फॉर्मूलाज काफी है। तो कांस्टेंट पावर गिवन है तो पहले मैं p इंटू टी से स्पीड निकाल लूंगा, मेरे दिमाग में आ रहा है। स्पीड को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लूंगा और फोर्स आ जाएगा मेरा ma, एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा। भाई पावर से f डॉट v नहीं कर पाओगे क्योंकि f तो यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, फोर्स का वेरिएशन वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं मालूम। तो मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि pt बराबर हाफ एम स्क्वायर, पावर कांस्टेंट है तो pt बराबर हाफ एम स्क्वायर, वहां से स्पीड की डिपेंडेंस आ जाएगी और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा और फोर्स ma के बराबर हो जाएगा। नवेद, तो यहाँ पे अपन कृतिक वर्मा अपन यहाँ पे किए पावर कांस्टेंट k है, पावर कांस्टेंट k है तो kt बराबर हाफ एम स्क्वायर, तो रीअरेंज करने पे ये आ गया 2 kt बाय m अंडर रूट, ये पावर वेलोसिटी आ गई। प्रधान इसको डिफरेंशिएट करके अंडर रूट t का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट t होगा, t टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट t होगा। तो ये मैंने एक्सेलरेशन आ गया मेरा अंडर रूट 2k बाय m इंटू 1/2 रूट t, ये एक्सेलरेशन आ गया। रूट t का डिफरेंशिएशन है ना, और मेरे को फोर्स निकालना है, फोर्स बराबर ma, तो ये एक्सप्रेशन आ गई मेरी k बाय mt, नहीं m ऊपर आ जाएगा, m यहाँ पे ऊपर आ जाएगा kmt, km अपॉन t। देखो ओके क्या डिनोमिनेटर, दीपाला में कुछ गड़बड़? डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा, राइट। km बाय 2t, बी ऑप्शन km बाय 2t, t टू माइनस हाफ लिखा हुआ है तो नीचे 2t हो जाएगा अंडर रूट में। कृतिक ओके क्या वर्मा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन।
ये engine वाला question देखो, engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with speed v. The mass per unit length of the water in the pipe is this. What is the power of the engine? तो पावर को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है। ना पावर को मैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से सोचूंगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यदि टी टाइम में m मास निकल रहा है तो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है हाफ mv² ट्रांसफर हो रही है, और पर सेकंड हो जाएगी हाफ m/t v²। ठीक है भाई, यहाँ पे पंप 0 स्पीड से उठा के v स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, तो हाफ mv² एनर्जी दे रहा है टी टाइम में, तो पावर हो जाएगी मेरी, पावर हो जाएगी हाफ mv²/t। m/t मेरा मास पर सेकंड हो जाएगा। गिवन है 100 किलोग्राम पर मीटर, v गिवन है, ये किलोग्राम पर मीटर की जगह एक्चुअली, अच्छा मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। ओके ओके, ये भी बड़ा ध्यान से देखना है आपको, मास पर सेकंड में गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है कि पाइप की यूनिट लेंथ में इतना मास है। मेरे को कौन बताएगा इसको मास पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आशी आप बताओगी क्या? मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो पाइप से 1 सेकंड में कितना मास निकलेगा वो कैसे निकालेंगे अपन? तो अगर वो 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है, यस, एक सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना? हाँ, 1 सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड ट्रैवल करेगा, v लेंथ के बराबर ट्रैवल करेगा, तो यूनिट लेंथ में जितना मास है 1 सेकंड में प्रियंका वो v स्पीड से v डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो अपन इसको ये हाफ और ये हो जाएगा m/t की जगह हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू स्पीड, मास पर यूनिट लेंथ इनटू स्पीड, है ना? यूनिट लेंथ भाई, हम 1 सेकंड में कितनी लेंथ बाहर निकलेगी, जितनी स्पीड के बराबर लेंथ है उतनी बाहर निकलेगी, तो यूनिट लेंथ में इतना मास है तो v लेंथ में कितना होगा, ये मास पर सेकंड हो गया इनटू v²। अब डेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो अग्री कर रहे हो क्या वर्मा, पृथ्वी? चले दूं? यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। कनिष्क लेता हूं मैं अभी डाउट 2 मिनट। यही स्टैंडर्ड, कनिष्क अपने फेस पे थोड़ी लाइट लाओ यार। यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि पंप है ना, वेल में से पानी निकाल के ऊपर ला रहा है, तो यदि h हाइट से पानी ऊपर लेकर आ रहा है तो साथ में आप mgh वाली टर्म और आ जाती, यदि h हाइट से कुएं में से पानी बाहर निकाल के ऊपर डाल रहा है तो डिस्चार्ज कर रहा है तो ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। पार्थ बोलो, पार्थ गौतम क्या कह रहे हो? सर इसके अंदर जो हमने अभी 40 सेकंड सॉल्व किया था, सर इसके अंदर जो dm/dt into v/v² क्या है सर, ये मतलब हमने किस तरीके से पुट अप किया है? dm/dt यहाँ पे गिवन ही नहीं है, यहाँ dm/dl मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। यस सर। तो 1 सेकंड में कितना मास बाहर निकलेगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। ओके सर, उससे मास पर यूनिट टाइम आया। नव्या क्या कह रही हो बेटा? एक सेकंड, हाँ नव्या बोलो। सर इसको रो ए वी क्यूब वाली फॉर्म से भी देख सकते हैं ना? रो ए वी क्यूब में रो ए हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ। यस सर। ठीक है, वो भी ठीक है। यस सर। ओके चौधरी, चलो आप बोलो, एक बार तो बोलो। हाँ चौधरी बोलो। यस चौधरी बोलो। चौधरी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप वापस म्यूट हो रहे हो। हाँ बोलो सर। ये क्वेश्चन है ना सर, एक सेकंड सर, इसका सेकंड स्टेप वापस बताना सर, ये ढंग से सर कन्वर्ट करना नहीं आया। श्योर वापस। तो अपन बोल रहे हैं पर सेकंड कितनी एनर्जी डिलीवर हो रही है, हाफ mv² t टाइम में डिलीवर हो रही है, पर सेकंड हाफ mv² अपॉन t की एनर्जी डिलीवर हो रही है। अब अपने को m/t चाहिए, जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ ना 100 किलोग्राम पर मीटर, ये m/l गिवन है। तो m/t से अपन m/t कैसे लाएं, m/l into l/t ऐसे ले आए। अब m/l तो हो गया अपना चौधरी मास पर यूनिट लेंथ जो गिवन है, और l/t अपनी स्पीड हो जाएगी, लेंथ पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा हाफ मास पर यूनिट लेंथ इनटू v³। अब डेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे v³। हाँ ऑलराइट। तो ये अपन ने किया, अब आगे चलते हैं अपन। फोर्टी थर्ड क्वेश्चन देखो, ये मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन को यूज में लेकर आ रहा है।
बंसल ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो। गणेश block of mass m slides down a rough inclined plane of inclination theta with horizontal with zero initial velocity. Coefficient of friction is this. Theta tan inverse mu से बड़ा है तो नीचे आएगा rate of work done by the force of friction at time t. सबसे पहले ये सोचना है कि कौन सी फॉर्म फॉर्मूले की काम आएगी, कौन सी फॉर्म काम आएगी, पहले ये सोचना है अपने को। तो नीचे आएगा टाइम टी पे पूछा है तो एक्सेलरेशन से स्पीड निकाल लूंगा, टाइम टी पे फोर्स कांस्टेंट लगी रहा है, वहां से पावर निकाल लेंगे। नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो टाइम टी पे स्पीड हो गई मेरी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये तो एक्सेलरेशन इनटू टी, ये स्पीड हो गई टाइम टी पे। और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे तो पावर हो जाएगी स्पीड इनटू फ्रिक्शन, और माइनस साइन इसलिए क्योंकि 180 डिग्री पर है, माइनस एफ वी, एफ डॉट वी, एफ वी कॉस 180, कॉस 180 का माइनस साइन आ गया, तो ये फ्रिक्शन, ये कॉस 180 और ये टाइम टी पे स्पीड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्सप्रेशन इसमें से दिख जाएगा। देखो ओके क्या? तो यहां अपन ने बेसिक से गए अपन और एफ डॉट वी से निकाला है। 44th क्वेश्चन देखो, रीड करना नीचे। पावर टाइम के साथ वेरिंग गिवन है, t बराबर 0 पे स्पीड 0 बोली है और 2 सेकेंड्स पे स्पीड पूछी है। तो तनीषा पावर से अपन एनर्जी ट्रांसफर निकाल लेंगे, क्योंकि पावर कांस्टेंट नहीं है, वेरिंग है, तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो 3t स्क्वायर बाय 2 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल 0 है, यहां से मेरी स्पीड आ गई टाइम टी पे। तो इस तरह से वेरिंग पावर होगी, तो हम इंटीग्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर निकालेंगे और प्रधान वो जिस भी काम आ रही है उस काम में अपन ले लेंगे, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में काम आ रही है। रोहित ओके क्या बेटा, कुछ कहना है? धर्मांशु ओके। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। Body of mass m is accelerated uniformly from rest to a time t v to a speed v in time t. Instantaneous power delivered. कल अपन ने वर्क का भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो ये जो स्पीड गिवन है v टाइम t पे, ये जो स्पीड गिवन है v टाइम t पर, ये हमें एक्चुअली एक्सेलरेशन निकालने के काम आएगी। एक्सेलरेशन से टाइम स्मॉल t पे वेलोसिटी आ जाएगी और फिर वहां से अपन पावर निकालेंगे। देखो तो पावर इज एफ वी एम ए वी एम ए, और टाइम टी पे जो स्पीड होगी वो 80 होगी, u 0 है। एम ए आएगा अपना फर्स्ट इक्वेशन से, स्पीड 0 से v हो रही है टाइम टी में, v बाई कैपिटल टी, ये एक्सेलरेशन आया इनटू टी। पार्थ विजय ओके है क्या बेटा? ये वीआईटी वगैरह किसी भी एग्जाम में मिल जाएगा, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। चले ना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बस हम फिनिशिंग स्टेज में आ रहे हैं। तो बॉडी इज मूव्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मशीन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, फिर से कांस्टेंट पावर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज प्रोपोर्शनल टू। किसी में डिस्टेंस पूछ लेंगे, किसी में मोमेंटम पूछ लेंगे, किसी में स्पीड पूछ लेंगे, किसी में काइनेटिक एनर्जी पूछ लेंगे, बस कांस्टेंट पावर दे रखी है। तो कांस्टेंट पावर से नीलांशी पहले अपन स्पीड निकाल लेंगे, एनर्जी ट्रांसफर्ड बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो पीटी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि केवल प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, तो v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ रहा है।
मेरे को निकालनी है डिपेंडेंस डिस्टेंस की, तो यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं हाँ डिस्टेंस, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो v को इंटीग्रेट करेंगे तो t टू द पावर 3/2 आ जाएगा। और यही फोर्स की डिफरेंट डिपेंडेंस पूछी होती तो डिफरेंशिएट करता है इसको, एक्सेलरेशन निकालना होता। सही है। तो इस तरह से बड़ा स्टैंडर्ड सिचुएशन है, कांस्टेंट पावर से पहले स्पीड निकाल लो, pt बराबर हाफ mv स्क्वायर, फिर जो चाहिए उसकी तरफ मूव कर जाओ। 47th क्वेश्चन देखो, आप ओरली प्रोसीजर ला पा रहे हो दिमाग में? 47 अगेन वेरिंग पावर है, वेरिंग पावर है और मेरे से 2 सेकंड से 4 सेकंड्स में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी चेंज पूछा है। तो पावर से जो वर्क होगा उसी से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो पीडीटी इंटीग्रेशन कर दे बस, कौन से इंटरवल में? 2 से 4 सेकंड्स में, है ना। तो डेल्टा के बराबर एनर्जी ट्रांसफर्ड विच इज पीडीटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। इंटीग्रेट कर लेंगे आ जाएगा। 48th क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट वगैरह सब जगह मिल सकता है। विंड पावर्ड जनरेटर कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। assume that the generator converts a fixed fraction of the wind energy intercepted by the blades into electric energy। जो पंखे से हवा जा रही है तो विंड जितनी एनर्जी से जा रही है उसका एक फिक्स फ्रैक्शन वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फॉर विंड स्पीड v द इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो ये पावर का कौन सा फॉर्मेट हम ले रहा है? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी, है ना। तो यदि m मास विंड का गुजर रहा है तो कितनी एनर्जी लेके गुजर रहा है? हाफ mv स्क्वायर एनर्जी लेके पास हो रहा है। उसका एक फ्रैक्शन वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जो होगा, तो पर सेकेंड हाफ m/t v स्क्वायर, इसका कोई फ्रैक्शन वो कन्वर्ट करेगा। कोई भी फ्रैक्शन ले लो इसका फ्रैक्शन मान लो मैं ईटा बोल देता हूं, तो ईटा कन्वर्ट करेगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड उसके थ्रू जा रही है उसका एक फिक्स फ्रैक्शन 10%, 20% जितना भी कन्वर्ट करना हो वो करेगा उसको, है ना। तो हमें यहाँ से v स्क्वायर पे डिपेंडेंस दिखेगी। बड़ा ये मास फ्लो रेट भी तो देखनी है। ध्यान करो, पाइप में v स्पीड से पानी जाता है तो मास फ्लो रेट क्या होती है? रो ए वी। तो इधर ये m/t में रो ए वी और आ जाएगा, रो ए वी और आ जाएगा। तो जो डिपेंडेंस है अपनी वो इस तरह से हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है? v क्यूब के प्रोपोर्शनलिटी में आ रही है ना। हाफ m/t v स्क्वायर, जितनी काइनेटिक एनर्जी नंदिनी पर सेकंड पास हो रही है उसका एक फ्रैक्शन वो ट्रांसफर कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, तो हाफ मास पर सेकंड v स्क्वायर। अब मास पर सेकंड जो है ना वो अपन मास फ्लो रेट से लिखेंगे रो ए वी। तो यहाँ पे एक v और आ गया, रो ए वी, तो यहाँ पे एक v और आ गया, तो v और v स्क्वायर मिलके v क्यूब हो गया। तो जो प्रोपोर्शनलिटी है वो हमारी v क्यूब पे होगी। चलो मैं आगे, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वर्टिकल मोशन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। दोस्तों एक रस्सी से ब्लॉक लटक रहा है, मैं आपको फटाफट केसेस रिकॉल कराता हूँ। रस्सी से एक ब्लॉक लटक रहा है तो हमें रस्सी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, पहले रस्सी लेंगे फिर रॉड ले लेंगे। कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ये पूरे सर्किल में घूम जाए? तो पूरे सर्किल में घूमने के लिए जो हमें इंश्योर करना होता है वो ये इंश्योर करना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली थ्योरी की जो बात है कि हाईएस्ट पॉइंट पे t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि हाईएस्ट पॉइंट पे t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो बाकी सब जगह ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा और हमारा ब्लॉक कंप्लीट सर्किल में घूम जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ जो स्पीड देनी पड़ेगी √5 rg या उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे √5 rg या उससे ज्यादा स्पीड देंगे तो ब्लॉक पूरे सर्किल में घूम जाएगा, टेंशन हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा।
तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है वो रूट आरजी होती है, मिनिमम स्पीड, इसको क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं। जब लोएस्ट पॉइंट पे रूट 5 आरजी देंगे तो ऊपर रूट आरजी हो जाएगा, और रूट 5 आरजी से ज्यादा नीचे देंगे तो ऊपर रूट आरजी से ज्यादा हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम रूट आरजी रहनी चाहिए। ये हमारा रिजल्ट रहता है कंप्लीट सर्किल में मूव कराने का, ठीक है। फिर इसी में यदि हमारे पास मासलेस रॉड है मासलेस, यदि मास हुआ तो वो रोटेशनल की प्रॉब्लम हो जाएगी। मासलेस रॉड है तो यहाँ टेंशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो बस अपने को ये इंश्योर करना है कि रॉड चलती रहे हर जगह स्पीड ग्रेटर देन 0। तो यदि हमें कंप्लीट सर्किल में मूव कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरा स्पीड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे रॉड ऊपर उठ जाएगी, तो ग्रेटर देन 0। तो इसमें अपन एनर्जी कंजर्वेशन से जब कंडीशन निकालेंगे तो ग्रेटर देन रूट 4 आरजी आएगा। रॉड वाले केस में ग्रेटर देन रूट 4 आरजी, और रस्सी वाले केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5 आरजी। ये हमारे दो केसेस हैं। अच्छा, रस्सी का ही एनालॉग केस है जो कि हमारा वर्टिकल स्मूथ सर्कुलर ट्रैक है। वर्टिकल सर्कुलर स्मूथ ट्रैक में नॉर्मल रिएक्शन हर जगह ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ही रूट 5 आरजी वाली कंडीशन लगेगी। और जहां मेरे पास एक ट्यूब है, स्मूथ ट्यूब है, तो इसमें ब्लॉक कभी बाहर नहीं आ सकता। तो यदि यहाँ पे ये मासलेस रॉड के इक्विवेलेंट है, यहाँ कंडीशन मेरी होनी चाहिए स्पीड ग्रेटर देन रूट 4 आरजी के बराबर। तो रॉड या ट्यूब है तब तो रूट 4 आरजी वाली कंडीशन, और रस्सी या केवल सिंगल ट्रैक है तो रूट 5 आरजी वाली कंडीशन। ये हमें ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड बंसल कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। इसमें एक रिजल्ट जो कि पूछ लेते हैं बहुत बार, स्टैंडर्ड अपने को ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन में डिफरेंस होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन में डिफरेंस होता है वो 6 mg के बराबर होता है। जब ब्लॉक पूरे सर्किल में घूम रहा होता है तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालो, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालो, और डिफरेंस मेरा 6 mg के बराबर रहता है। ये मेरे को ध्यान रखना है ताकि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ड्राइव तो हो ही जाएगा बट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अपने को ध्यान रख लेना है। सेकंड कंडीशन है मेरी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन में यदि मेरी स्पीड रूट 2 आरजी या उससे कम है, तो ऐसे में ब्लॉक विद इन 90 डिग्री ऑसिलेट करता रहेगा, रस्सी हमेशा टॉट रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। रूट 2 आरजी या उससे कम है। दोस्तों, इसमें रूट 2 आरजी बड़ा स्पेशल केस है। ये वो केस है जिसमें कि 90 डिग्री पे पहुंच के टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ 0 होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये मात्र एक ऐसी स्पीड है जिसपे टेंशन और स्पीड दोनों एक साथ 0 होते हैं। कहां पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। रूट 2 आरजी से प्रांजल कम स्पीड देंगे तो विद इन -90 टू +90 ऑसिलेट करता रहेगा। कितना मैक्सिमम एंगल आएगा वो स्पीड पे डिपेंडेंट होगा। रूट 2 आरजी के बराबर बॉटम पार्ट यदि अपन स्पीड देंगे तो एग्जैक्ट 90 तक जाएगा, और 90 पे जाके स्पीड और टेंशन 0 हो जाएगा। रूट 5 आरजी के बराबर स्पीड देंगे तो हाईएस्ट पर टेंशन 0 हो जाएगा बट रुकेगा नहीं, स्पीड रूट आरजी होगी, सर्किल में घूम जाएगा। रूट 5 आरजी से बड़ी स्पीड देंगे तो हर जगह टेंशन ग्रेटर देन 0 होगा, सर्किल में घूमेगा। यदि मासलेस रॉड है तो रूट 4 आरजी से स्ट्रिक्टली बड़ी स्पीड देनी है, बराबर स्पीड देंगे तो 180 पे जाके स्टॉप कर जाएगा। थर्ड कंडीशन है हमारी कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल में होता है यदि मेरी स्पीड रूट 2 आरजी से बड़ी है। देखो, आपको हो सकता है कुछ पॉइंट्स ध्यान नहीं आए, टेंशन नहीं करनी, हम जो कुछ कर रहे हैं बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। मान लो इस समय आपको पढ़ते हुए आ रहा है कि यार मेरे को कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल तो याद नहीं आ रहा, मैंने आपको ध्यान दिलाया, नोट्स में आराम से पढ़ो, डाउट पोस्ट करो, टीचर से फोन पे बात करो और क्लेरिफाई करो। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर। 2 महीने हैं, 2 महीनों में सारे हम पॉइंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, सीख सकते हैं जो भी चीजें भूल रहे हैं। तो यदि स्पीड रूट 2 आरजी से बड़ी है और रूट 5 आरजी से छोटी है, इस केस में ब्लॉक 90 से ऊपर जाता है और किसी प्रधान एंगल पे जाके टेंशन 0 हो जाता है, या ट्रैक है तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है और ब्लॉक सर्किल के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल। ये अंदर आ जाता है, रस्सी ढीली हो जाती है, ट्रैक पे नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है, इसको कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्किल बोलते हैं।
ठीक है, तो 3 कंडीशन, √2 से छोटी या उसके इक्वल, √5 से बड़ी या उसके इक्वल, और आशी थर्ड कंडीशन है √2 से बड़ा और √5 से छोटा। इसमें रस्सी या सिंगल ट्रैक है तो कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, रस्सी टेंशन 0 हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और ब्लॉक अंदर की तरफ आ जाएगा, फ्री फॉल करेगा, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स हो जाएगा, है ना। अब इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, यहां तक मैंने करा दिया। 49th क्वेश्चन देखो एक बार। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop? Minimum speed √5 डायरेक्ट लगा दिया √5। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आराम से रीड करो, एक लाइन का क्वेश्चन है। वर्ज ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट, इस लाइन को समझना, वर्ज ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड √rg हो, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड √5rg। ट्रैक छोड़ेगा नहीं, इट इज एट द वर्ज ऑफ द लूजिंग कॉन्टैक्ट। तो मुझे इतनी हाइट से छोड़ना है कि आर्थ बॉटम इट इज एट द वर्ज ऑफ लूजिंग कॉन्टैक्ट। दैट मींस या इतनी हाइट से छोड़े कि यहां जो स्पीड है वो √5rg हो जाए। तो बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, v² बराबर u² प्लस 2gh। जब व्हेन ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स डूइंग वर्क, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूं, v² बराबर u² प्लस 2gh, नीचे आते हैं तो ऊपर आते हैं तो v² बराबर u² माइनस 2gh। तो v यहाँ पे स्पीड है √5rg, तो ये v², u टॉप पे स्पीड की 0 बराबर प्लस 2gh, तो यहाँ से h आ गया 5r/2। तो 5r/2 हाइट से छोड़ेंगे तो ऐसे निशान, बेटा टाइम पास मत करो, 5r/2 हाइट से छोड़ेंगे तो ऐसे में लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड √5rg होगी। It will be able to loop the loop, but it will be at the verge of losing contact at the topmost point. चलो मैं आगे ले रहा हूं मैं, बस फिनिशिंग स्टेज में हम, ये हमारी ट्यूब आ गई है, इसमें √5rg वाली थ्योरी नहीं लगेगी, इसमें √4rg वाली थ्योरी लगेगी। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो कोमल, 5 मिनट बस पहले ये फिनिश कर दूं, फिर मैं डाउट लेता हूं। With what minimum speed must a small ball should be pushed inside a smooth vertical tube from height h so that it may reach the top of the tube? तो मेरे को मालूम है टॉप पहुंचाने के लिए √4rg चाहिए, लोअर मोस्ट पॉइंट पे √4rg चाहिए। डायरेक्ट हृदय अपन इक्वेशन ले लें, तो v² बराबर v² नीचे 4rg बराबर u² निकालनी है प्लस 2gh, v² बराबर u² प्लस 2gh। h अपने को गिवन है 30 सेंटीमीटर, है ना, u अपने को निकालना है, ये 4rg है, रीअरेंज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ √4rg वाला कॉन्सेप्ट लिया मैंने काम में, चले नू नंगनी, ठीक है। 52nd क्वेश्चन देखो, 52nd क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये बड़ा ध्यान से पढ़ना इसमें, a bead of mass m slides without friction, the bead is released from this, the normal force on it at point A। bead को यहां से छोड़ा है, यहां से छोड़ा है bead को, और यहां नॉर्मल फोर्स पूछा है। नॉर्मल फोर्स आएगा मेरा सर्कुलर मोशन की इक्वेशन से, और उसके लिए मेरे को स्पीड चाहिए होगी, है ना। तो पहले थर्ड इक्वेशन से स्पीड निकाल लूं, एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड निकाल लूं। 3.5r हाइट से छोड़ा है और 2r हाइट पे स्पीड निकालनी है, तो कितना नीचे गिरा 1.5r, 3.5r से छोड़ा है और 2r पे स्पीड निकालनी है, तो 1.5r नीचे गिरा है ना। तो v² बराबर u² प्लस 2gh 1.5r, स्पीड आ गई। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, mg नीचे लग रहा होगा, n ऊपर लग रहा है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन हम
सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगा दें, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगा दें। तो ये बीड क्या है, यहाँ बाहर जब भी सर्कुलर ट्रैक पे मोशन होता है तो बीड बाहर जाने की कोशिश करती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, तो बीड बाहर धक्का दे रही होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ आएगा। सो mg प्लस n, mg प्लस n बराबर m v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर देखो ऊपर से दिख रहा है 3gr, तो यहां से n की वैल्यू आ गई। mg प्लस n नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv स्क्वायर बाय r, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर बराबर mv स्क्वायर। प्रियंका ओके क्या, थम्स अप कर देना। ओके अच्छा, अब मुझे इस क्वेश्चन लैंग्वेज से बताओ मिनिमम स्पीड कितनी देनी है लोएस्ट पॉइंट पे, √4rg वाला केस है या √5rg वाला केस है? वर्मा, √4rg वाला केस है या √5rg वाला केस है? मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर √4rg, ये √4rg वाला केस है। बीड मतलब डला हुआ है, ऐसे वायर के अंदर पिरोया हुआ है, ये बीड है, वायर के अंदर पिरोया हुआ है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे सिंगल ट्रैक वाला नहीं है। यहाँ तो ये बीड डला हुआ है, जैसे अपनी बैंगल अपने हैंड में डला हुआ है, रिंग अपनी फिंगर में डली हुई है, ऐसे बीड इस ट्रैक के अंदर पिरोया हुआ है ऐसे। तो बीड इस ट्रैक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो ट्रैक को छोड़ तो सकते ही नहीं है। ये ट्यूब वाली सिचुएशन हो गई। यहाँ थ्योरी लगेगी √4rg वाली, √5rg वाली नहीं लगेगी, जब अपने पूरे ट्रैक में मूव कराना होता। बाय द वे वो क्वेश्चन होता तो ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपन ने नोट कर लिया। आगे अपन पढ़ते हैं, बस लास्ट एक दो क्वेश्चन ही और बचे हमारे, लास्ट ही है शायद, नहीं एक और है बस। 53rd क्वेश्चन देखो, रॉड को छोड़ा है, रॉड ऑफ मास, a ball of mass m is attached to free end of a light rod, light rod, heavy rod होती तो फिर रोटेशन की प्रॉब्लम हो जाती। light rod of length L, the other end of which is hinged, what minimum speed should be imparted to the ball downward so that it can complete the circle? इमीडिएटली दिमाग में √5rg आएगा कि लोएस्ट पॉइंट पे √5rg होना चाहिए, दिमाग में आएगा कि ये लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो √5rg होनी चाहिए, बट ये नहीं, रॉड है, स्पीड जो है √4rg होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। तो बोला यहाँ कितनी स्पीड दें कि पूरे ट्रैक में घूम जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में केयरफुली पढ़ना है, रॉड है, स्ट्रिंग है, रॉड है, तो √4rg चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे। तो लगा दी v स्क्वायर 4rg बराबर u स्क्वायर निकालना है प्लस 2gh, r की जगह l डाल लेना। v स्क्वायर लोएस्ट पॉइंट पे 4rg चाहिए। प्रतीक मैंने लोएस्ट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी लगाई है, v स्क्वायर, प्रतीक बोलो। यस सर। v स्क्वायर लोएस्ट पॉइंट पे u स्क्वायर जहां से छोड़ा है प्लस 2gh, h कितना नीचे उतरा, r नीचे उतरा है, तो रीअरेंज करने पे अपनी स्पीड आ जाएगी। कितनी स्पीड देनी है, गलती हो सकती है, आप √5rg ले लो इसमें, √2rg। हाँ आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। लास्ट प्रॉब्लम देखो, आईआईटी में आई भी है, आईआईटी में, हाँ आईआईटी में आई भी है, देखना इसको आज जो एग्जाम्पल की उससे रिलेट करना। लास्ट प्रॉब्लम, देखो इसके पैरेलल पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। जैसे ये मेरा वर्टिकल ट्रैक है, ये वर्टिकल ट्रैक है ना, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे, तो अपन ने पढ़ा था cos थीटा बराबर 2/3 पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है, cos थीटा बराबर 2/3 पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। मतलब यहां से लेके यहां तक वो अंदर धक्का दे रही थी, यहां आके नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, cos थीटा बराबर 2/3 पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। ये होता है, अपन ने आज प्रॉब्लम की थी, मैंने रिजल्ट भी याद करने बोला था। तो जब तक cos थीटा बराबर 2/3 हो रहा तब तक तो ब्लॉक स्फीयर पे कितना धक्का दे रहा है, अंदर की तरफ,
तो सेम मैनर में ये बीड जैसे ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ऐसे ये बीड स्लाइड कर रही है cos थीटा बराबर 2/3 तक, ये अंदर धक्का दे रही होगी। हमसे पूछा है द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, बीड वायर पे जो फोर्स लगा रही है, तो cos थीटा बराबर 2/3 पे तक बीड अंदर धक्का दे रही होगी, जैसे ब्लॉक अंदर धक्का दे रहा है। तो पहले तो रेडियली इनवर्ट हो गया, यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो सेम मैनर में यहां पे भी cos थीटा बराबर 2/3 पे यहां बीड पे नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। अब यदि ये पिरोई नहीं होती तो ये यहां से बाहर निकल जाती है ना। तो अब ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है, अब ये बाहर जाने की कोशिश कर रही है। तो बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो किधर ट्रैक पे धक्का देगी, बाहर की तरफ धक्का देगी। तो अब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। पहले इनवर्ड, बीच में 0 और फिर आउटवर्ड। इसी को अपन ट्यूब पे समझे। देखो ये ट्यूब है, जैसे ये ब्लॉक है, अपन ने बिल्कुल इसको हल्का सा पुश देके छोड़ दिया, बिल्कुल हल्का सा पुश देके। एट अ टाइम ये बॉल जो है ना यहाँ पे, एट अ टाइम या तो अंदर वाली ट्यूब को पुश कर रही होगी या बाहर वाली को, दोनों को एक साथ नहीं कर सकती। या तो वो अंदर जाने की कोशिश कर रही होगी या बाहर जाने की कोशिश कर रही होगी, दोनों तरफ एक साथ नहीं जाएगी। तो cos थीटा बराबर 2/3 तक, तो ये इस पे फिसल रही है, नीचे वाले पे फिसल रही है और धक्का नीचे वाले को दे रही होगी। cos थीटा बराबर 2/3 पे नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा, ना अंदर वाले को धक्का दे रही होगी ना बाहर वाले को धक्का दे रही होगी। और cos थीटा बराबर 2/3 के बियॉन्ड यदि ये बाहर वाली सरफेस नहीं होती तो ये निकल जाती, बाहर वाली सरफेस इसको होल्ड कर रही है, तो ये धक्का किधर दे रही है, बाहर की तरफ दे रही है। तो ऐसे ये बीड बाहर निकल जाता, वायर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वायर को किधर खींच रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा है। तो वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो पहले रेडियली इनवर्ड, बाद में रेडियली आउटवर्ड, बीच में 0। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बट आप लोगों के लिए काम का है, पूछा जा सकता है। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं में से एग्जामिनर की कोशिश रहती है कि नए क्वेश्चन उसी में से ले लें। तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखो, एक सिंगल ट्रैक जब होता है, यदि ब्लॉक को यहां से छोड़ते हैं तो cos थीटा बराबर 2/3 पे, cos थीटा बराबर 2/3 पे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है और ये यहां से बाहर आ जाता है, इससे चलता हुआ बाहर आ जाता है। तो A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ये ट्रैक पे बंसल फिसल रहा था, धक्का किधर दे रहा है, अंदर की तरफ दे रहा है। तो सेम मैनर में यहाँ पे भी बीड धक्का किधर दे रही है, अंदर की तरफ दे रही है, ऐसे अंदर की तरफ। जैसे ये अंदर की तरफ दे रहा है यहाँ पे धक्का, ऐसे बीड भी किधर दे रही है, अंदर की तरफ दे रही है। cos थीटा बराबर 2/3 पे बाहर आ जाएगा, ये बीड भी ऐसे ही बाहर आने की कोशिश करेगी, बट ये तो वायर में पिरोई भी है, तो बाहर आने की कोशिश करेगी तो वायर को किधर खींचेगी, बाहर खींचेगी। मुझे थम्स अप कर दो यदि समझ में आ गया तो, ताकि मैं आगे नहीं बोलूं। वायर को बाहर खींचेगी, तो बाहर खींचेगी तो वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ लगा है। तो पहले अंदर लग रहा था वायर पे फोर्स, बाद में बाहर लग रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड फाइनली रेडियली आउटवर्ड, और बीच में cos का बराबर 2/3 पे ना अंदर लगेगा ना बाहर लगेगा। उस मोमेंट पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड होगा, क्योंकि उस समय अकेला फोर्स m लग रहा है, n 0 है इसीलिए। फिर लास्ट 2-3 मिनट्स। तो ये हमने इस तरह से पूरा वर्क एनर्जी चैप्टर रिवाइज कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। नेक्स्ट हम लोग मोमेंटम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मोमेंटम में मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन की शीट कल इवनिंग तक रिलीज कर दूंगा। तो मंडे को हम लोग सेशन लेंगे मोमेंटम का। टाइमिंग्स में 4 o'clock वाला टाइम ठीक है, तो इसी टाइम पे मैं मंडे को मोमेंटम वाला स्टार्ट करूंगा और कोशिश करूंगा थोड़ा और जल्दी रैप अप करने की। मतलब अभी हम लोगों ने 2 सेशन में ऑलमोस्ट 3.5 घंटे में रिवाइज किया। नेक्स्ट में मैं थोड़ा क्वेश्चन का सिलेक्शन और थोड़ा इस तरह का रखूंगा कि कम क्वेश्चन में हम पूरा चीज कवर अप कर ले। जैसे यहाँ हम लोगों ने 54 क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा कि 25 क्वेश्चन के अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन में ही हम पूरा डिस्कस कर ले। मैं आपको क्वेश्चन तो 50 के करीब दूंगा, बीच बीच में स्किप करते हुए मैं आपको 25 क्वेश्चन के अराउंड एक ही सेशन में मोमेंटम को रैप अप कर दूंगा। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी कॉल ले सकते हो कि यार अपन यहाँ पे रिविजन हो जाता है तो पूरा सेशन अटेंड कर लें, या फिर मेरे को चैप्टर आता है अपन छोड़ दें। बट हाँ, डेफिनेटली आप अटेंड करोगे तो आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे या कुछ अननोटिस पॉइंट जो आपके दिमाग में नहीं थे, जिनकी इंपॉर्टेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस का मैं सिलेक्शन करूंगा कि आपको बेनिफिट होगा।
और दूसरी चीज ये है, चलो आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, तो भी आप ये सोचो कि आपको 25 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे सॉल्व करते चलो आप फास्ट, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा कि आपको मिसलेनियस वे में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम। तो जो लोगों ने काफी अच्छा रिवीजन कर रखा है वो पहले शीट मत करो सॉल्व, देखो अपनी अपनी कॉल लेनी है। मान लो मैंने पहले बहुत अच्छे रिवीजन कर रखा है, तो फिर आप शीट में पोस्ट कर दूं तो अभी सॉल्व मत करो। मैं जब यहाँ पे दे रहा हूँ तो उस समय आप फटाफट रीड करके ट्राई करने की कोशिश करो, तो वो आपके लिए एक बेटर तरीका होगा रिवाइज करने का, कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी रिकॉल करने का। और जिन लोगों का थोड़ा थ्योरी वीक है, जिन लोगों को इतना जल्दी समझने में टाइम लगेगा, वो पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके थोड़ा थ्योरी रिवाइज करके आए, तो उनको फिर कोप अप कर पाएंगे। तो मैं कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं, हर तरह के स्टूडेंट को हम लोग बेनिफिट करते हैं, जिन्होंने रिवीजन बहुत अच्छे तरह से कर रखा है और जिन्होंने नहीं कर रखा है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा आपके साथ में, हाँ। तो आज मैं सेशन फिनिश कर रहा हूँ, जो भी आपके फीडबैक है, कुछ एक्स्ट्रा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू दीपाला मैम, थैंक यू।